अरे काम चालू करे अपना। अरे कुंभा को याद कर रहे थे, मुझे पता है किसको याद कर रहे हो। कौन है कुंभा का बेटा, कौन है? उदा, और कौन है? हाँ? अरे कुंभा का बेटा एक तो कौन है? उदा, और एक कौन है? अरे कुंभा का बेटा कौन था? अरे कौन है? उदा और रायमल है। और रायमल की बहन कौन है? अरे रायमल की जो बहन है उसका नाम क्या है? रमाबाई है। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हो। और तुमने रमाबाई की शादी भी तो करवाई है। करवाई कि नहीं करवाई? करवाई थी। फिर तुमने रमाबाई के चक्कर में क्या बनाया? मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर? श्रृंगार चवरी का मंदिर। और ये श्रृंगार चवरी का मंदिर कहाँ है? तो श्रृंगार चवरी का मंदिर जो है वो कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। तुमने पढ़ा है ऐसा, ठीक है। वो कोई रमा मंदिर भी बनाया क्या तुमने? भाई रमा मंदिर जो है तुम लोगों ने, एक सेकंड रुकना। अरे इस प्रश्न पत्र में कहीं दिक्कत आई क्या तुम्हारे को? हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों? हाँ? 34 में क्या है? 1950 से 53 कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेदा अमलानंद घोष है, उसमें क्या दिक्कत है? अरे उत्खनन देखो क्या है कि दो तरह की चीजें हैं, खोज करता और उत्खनन करता। जो खोज करता ना, खोज उसी के अंडर में काम होता है। जो खोज करता है ना, उसी के अंडर में उस चीज जगह का क्या होता है? उत्खनन होता है। तो इसमें कहीं बीबी लाल बी के थापर तो था ही नहीं, तो फिर अपना आंसर क्या है? अमलानंद घोष लॉजिकल है। और बाकी सब सही है ना? बस ठीक है। तो हम कुंभा के बारे में कल बात कर चुके थे, और कल तुमने कुंभा को ऊपर भेज दिया था, भेजा कि नहीं भेजा? कि कुंभा और कुंभा इतने बड़े आदमी की लास्ट में क्या हो जाती है? हत्या होती है। और हत्या करने वाला और कोई नहीं, कौन है? हाँ देखो क्या है कि, हाँ ऑनलाइन वालों के लिए, हाँ ठीक है भी, क्लास थोड़ा सा 1 मिनट डिले बंद करेंगे, ठीक है। वो कभी कभी बंद होती है, वो लाइन जो है लास्ट वाले आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। तो कुंभा की हत्या जो है वो कब होती है? अरे 1468 में। कब होती है? 1468 में। और कुंभा की हत्या करने वाला कौन? उसी का छोरा कौन? उदा। किधर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी किसके पास? मामादेव कुंड के पास। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। मुझे तुम लोग ये बताओ कि वो तीर्थमाला कुंभा के जमाने में किसने लिखी थी? अरे मेरी आवाज तुम्हारी तक आ रही कि नहीं आ रही, पहले यूं बताओ। आ रही है। कवि मेहान है। किसने लिखी है?
कवि मेहाने, और कवि मेहाने जो तीर्थमाला लिखा है उसमें कितने तीर्थों के नाम है? मुझे बताओ कि वास्तु मंजरी किसने लिखी है? किसने लिखी है? नाथा ने। एकलिंग महात्म्य, अरे किसने लिखी है? कान्ह व्यास ने लिखी है। संगीत राज किसने लिखी है? संगीत राज किसने लिखी है? कुंभा ने। और कुंभा ने जो संगीत राज लिखी है वो कितने भागों में लिखी है? तो संगीत राज कितने भागों में है? हाँ कोई बात नहीं। अरे मेरी नजर से नहीं बच सकता यार, तुम लोग क्यों कोशिश करते हो ऐसा? ठीक है, बात नहीं करनी है। मैंने तुम्हें एक दिन आते ही समझाया था ना कि तुम मुझे एहसास मत करवाना तुम बाहरी पास वाले हो। क्यों करनी बात? तुम फोकस करो, मास्टर प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हारा दिमाग आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तुम उस चीज पे क्या करो, तुम लोग फोकस करो। तुम लोग फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, कि वो वास्तु मंजरी का राइटर कौन है? नाथा है। संगीत राज किसने लिखी है? कुंभा ने लिखी है। कितने भागों में? 5 भाग। कामराज रतिसार कितने भागों में? तो कितने भागों में है? 7 भागों में। मुझे तुम लोग ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भी चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। किन दो राज्यों के बीच में? मालवा और गुजरात है कि मेवाड़ है? मालवा और क्या है? गुजरात है। जिसमें गुजरात का आदमी कौन है? महमूद खिलजी की कुतुबुद्दीन शाह है? कुतुबुद्दीन शाह है। और मालवा का कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। और तुमने महमूद खिलजी फर्स्ट को एक नहीं कितनी बार कूटा है? कहां कहां? एक तो सारंगपुर में कूटा है, कब? 1437 में। एक बदनौर में कूटा है, कब? 1457 में। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि कुंभा के जमाने में कौन वागीश्वरी के नाम से फेमस है? कौन फेमस है? रमाबाई। कुंभा को संगीत में किसने होशियार किया? सारंगधर ने। ठीक है, संगीत के फील्ड में कुंभा को कौन सी उपाधि मिली? अभिनव भट्टाचार्य। हिंदू पद कौन है? अरे सांगा के कुंभा है? सांगा है। और हिंदू सुल्तान? हिंदू सुल्तान कौन है? कुंभा। मुझे तुम लोग ये बताओ कि कुंभा को राजस्थान का कृष्ण देवराय कौन कहता है? कौन कहता है? बाबर कहता है। अगर मैं तुम्हें कहीं ऐसा भी पूछूं कि कुंभा की वो रचना जो गीत गोविंद ग्रंथ पर लिखी गई टीका है, तो उसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। मुझे तुम लोग ये बताना देखे कि प्रसाद मंडन की विषय वस्तु क्या है? मंदिर। मंदिर में कौन सी आकृति? शिखर। ये प्रसाद मंडन का राइटर कौन है? और इसमें भी दिमाग लगाओगे यार, कौन है? मंडन ही तो है। और मंडन भी किसके यहाँ नौकरी कर रहा है? कुंभा क्या फेमस कौन सा किला बनाया? कुंभलगढ़ का डिजाइनर जो है वो कौन सा आदमी है? मंडन। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य कुंभा की लेखन कला पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किस ऐतिहासिक साक्ष्य में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है? किसमें कहा गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख में। कुंभलगढ़ शिलालेख किसने लिखा था? अरे किसने लिखा है? महेश ने लिखा है। कुंभा के दरबार का पुराणवाचक कौन है? कुंभा के दरबार का पुराणवाचक कौन है? आशानंद। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा तुम लोगों ने। कुंभा का मेन गुरु कौन है? हीरानंद है। वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने कितने किले बनाए? 32। कितने में से? वीर विनोद लिखने वाले भाई साहब कौन है? कौन है? श्यामल दास यार। और सारी बातें तुम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अब जैसे ही कुंभा छोड़ के जाएगा ना, तो कुंभा के बाद ये कुछ टाइम के लिए राजा बनता। कौन? उदा। तो उदा को इस नाम से भी जानता है। हाँ वो तो ठीक है। क्या भी कहा जाता है? उदयकर्ण। क्या भी कहा जाता है? उदयकर्ण। भी पितृहंता है, पापा को मार दिया किसने? खुदा ने। इसलिए उसको क्या भी कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता। अब है क्या कि जैसे ही कुंभा दुनिया छोड़ के गए ना, तो नया राजा कौन बनता है? उदा। लेकिन ये अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि अपने पापा की क्या की इसने? हत्या की। तो अब होता क्या है कि इसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ कि उदा एक सेना लेके कहां लड़ने जाता है? कहां लड़ने जाता है? मालवा। और भाई साहब के ऊपर क्या गिर गई? बिजली, वो आसमान वाली। और ये मर जाता है। कौन? उदा। और मान लो अगर उदा दुनिया छोड़ के जाए, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है जिसे तुम राजा बनाओगे। तो एक ऑप्शन जो तुम्हारे पास है जिसे तुम राजा बनाओगे, आदमी का नाम क्या है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे तुम लोग? रायमल बताओगे। अब यहाँ पे काम की बात क्या है हमारे लिए, वो देखो कि उदा के बाद जो है वो राजा कौन बनेगा? रायमल बनेगा। तुम रायमल को पहले ही मिल चुके हो, मिले हो कि नहीं मिले हो? तुम इनकी वाइफ को जानते हो कि रायमल की वाइफ कौन है? तो रायमल की वाइफ जो है वो कौन है? श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी कहाँ की है? कहाँ की है? मारवाड़ की। किन की लड़की है? राव जोधा की लड़की है। और जोधा की लड़की श्रृंगार देवी की शादी तुमने पहले ही किससे करवा रखी है? रायमल से। और श्रृंगार देवी को भी याद रखोगे, क्यों?
क्योंकि श्रृंगार देवी ने कहा चित्तौड़ में, और श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया था? तो आप बताओगे किसका निर्माण करवाया था? गोसुंडी जी की बावड़ी। और गोसुंडी जी की बावड़ी जो है वो चित्तौड़ के अंदर, और उसका निर्माण कराने वाली रायमल की वाइफ को श्रृंगार देवी। अब कुंभा के बाद हमें सीधा जाना है सांगा के पास। किसके पास जाना है? तो पहले सांगा से कनेक्ट हो जाते हैं, पहले लिखो, देखे कल से आगे, ठीक है। हेडिंग डालो उदा या उदय कर्ण। कुंभा के बाद राजा ही बनता ही है ना, लिखो लिखो उदा या उदय कर्ण, उदा या उदय कर्ण, उदा या उदय कर्ण, उदा या उदय कर्ण। और लिखो लिखो इनकी मृत्यु मालवा में, लिखो इनकी मृत्यु मालवा में बिजली गिरने से हो जाती है। इनकी मृत्यु मालवा में बिजली गिरने से हो जाती है। इनकी मृत्यु मालवा में बिजली गिरने से हो जाती है। इनकी मृत्यु मालवा में बिजली गिरने से हो जाती है। नेक्स्ट लिखो, देखो नेक्स्ट लिखो रायमल। नेक्स्ट नाम लिखो रायमल। नेक्स्ट नाम लिखो रायमल, ठीक है। रायमल के लिए एक लाइन लिख दो आप लोग, जो हम पहले लिख चुके हैं। लिखो इनका विवाह, लिखो इनका विवाह राव जोधा की पुत्री, लिखो इनका विवाह राव जोधा की पुत्री, इनका विवाह राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से हुआ था। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से हुआ था। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से हुआ था। श्रृंगार देवी से हुआ था। वह श्रृंगार देवी ने, वह श्रृंगार देवी ने, वह श्रृंगार देवी ने, श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में, वह श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में, वह श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। वह श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि अब हमें राणा सांगा से कनेक्ट होना है। किन से कनेक्ट होना है? क्योंकि अपने सिलेबस का पहला पॉइंट था कुंभा, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें किससे मिलना है? सांगा से। अब सांगा से मिलने के लिए हमें रायमल से मिलना ही पड़ेगा। तो पहला काम तो अब हमारा ये हो जाता है कि ऐसा नहीं कि रायमल का इतिहास और नहीं है, रायमल का इतिहास और है, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें केवल किस आदमी से ही बात करनी है, केवल सांगा से। अपन सांगा तक जुड़ जाते डायरेक्ट, ठीक है। अब जो क्या है कि रायमल, अब रायमल के बारे में ऐसा कि रायमल के खास 3 पुत्र, ठीक है। अब रायमल के खास 3 पुत्रों में इनके एक पुत्र का नाम इतिहास में क्या मिलता है? कि इनके एक लड़के का नाम इतिहास में क्या मिलता है? पृथ्वीराज। राजस्थान के इतिहास में कम से कम 13-14 पृथ्वीराज है, सब अलग अलग लोग हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा इतना काम का इतिहास है नहीं, तो ये पृथ्वीराज जो है ये मेवाड़ के राजकुमार है, और इनका भी नाम क्या है? पृथ्वीराज। इसके अलावा रायमल के ही एक पुत्र का नाम इतिहास में क्या है? क्या नाम बताओगे? जयमल। देखो एक तो जयमल पत्ता, एक सेनापतियों की बड़ी फेमस जोड़ी है, नाम क्या है? जयमल पत्ता, जिसमें जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया है। तो ये जयमल पत्ता वाले जयमल नहीं है, वो लोग अलग हैं। ये जयमल जो है ये किनके लड़के हैं? रायमल के, ये अलग है, ठीक है। और इन्हीं का एक लड़का जो है उनका ही नाम इतिहास में क्या है? कि इन्हीं का नाम इतिहास में क्या है? संग्राम सिंह फर्स्ट। या यही संग्राम सिंह फर्स्ट जो है वो इतिहास में किस नाम से फेमस हुए? राणा सांगा के नाम से। यानी हमारा प्रश्न ये हो गया कि राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। वो भी कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर। अब है क्या सीन वो देखो कि जब ये जिंदा थे, कौन? रायमल। तो ये तीनों भाई कौन? पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, ये तीनों भाई आपस में कुटा गए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इन तीनों के बीच में लड़ाई का कारण, इन तीनों के बीच में लड़ाई का कारण जो है वो कौन बन गया? कोई। कि इन तीनों के बीच में लड़ाई का कारण क्या बन गया? कोई ज्योतिषी। और ज्योतिषी कई भविष्यवाणी कर देता है कि कुछ भी हो जाए रायमल तेरे मरने के बाद, कि तेरे मरने के बाद तेरा सबसे छोटा लड़का मेवाड़ का नया राजा बनेगा। और वो सबसे छोटा लड़का कौन था? राणा सांगा। और ऐसी ज्योतिषी ने क्या कर डाली?
ऐसी ज्योतिषी ने क्या कर डाली, भविष्यवाणी। और उस जमाने में भविष्यवाणियों को भी क्या मानते थे, सच मानते थे। ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर ली, कुछ भी हो जाए, रायमल का सबसे छोटा लड़का ही मेवाड़ का नया राजा बनेगा। वो छोटा लड़का कौन था, वो सांगा। और जैसी ऐसी भविष्यवाणी होगी, बड़े को टेंशन होगी। बड़ा कौन, बड़ा कौन है, पृथ्वीराज। और भाई साहब ने भविष्यवाणी को फेल करने की क्या की, कोशिश की, और अपना गेम खेलना चालू किया। किसने, पृथ्वीराज ने। और पृथ्वीराज तलवार लेके किसके पीछे दौड़ा, जयमल के पीछे। और किसका गेम खत्म हो गया, जयमल का। तो पृथ्वीराज ने अपने रास्ते से एक कांटे को हटा दिया। और उसके बाद पृथ्वीराज किसके पीछे भी तलवार लेके दौड़ा, संग्राम सिंह के पीछे, यानी किसके पीछे, सांगा के पीछे। और सांगा के ऊपर एक वार कर देता तलवार से, कौन, पृथ्वीराज। और सांगा की एक आंख हमेशा के लिए क्या हो जाती है, चली जाती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि कुंभा ने कितने किले बनाए, 32। वैसे राणा सांगा के शरीर पर कितने गांव थे, 80 गांव। तो बचपन में एक गांव तो इसके भाई नहीं दे दिया, क्या नाम था, पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज ने उनकी एक आंख क्या कर दी, फोड़ दिया। अभी 79 गांव होने और क्या है बाकी, वो ओपन करके। उस समय सांगा बहुत छोटे थे, ठीक है। वो सांगा को लगा कि भाई और कूटेगा, तो हमेशा मेवाड़ छोड़ के भाग गए, कौन, सांगा। और सांगा मेवाड़ छोड़ के कहां भाग गए, तो सांगा सीधे मेवाड़ छोड़ के कहां भागे, कहां भाग जाते हैं, श्रीनगर। एक तो श्रीनगर है कश्मीर में, एक श्रीनगर कहां है, कश्मीर में। और एक श्रीनगर जो है वो हमारे पास कहां है, तो एक श्रीनगर जो है वो हमारे पास कहां है, अजमेर में। और श्रीनगर में मेवाड़ का ही एक सामंत नौकरी करता था। और हमारा मेवाड़ का एक सामंत वहां पे कौन बैठा हुआ था, करमचंद पवार। और करमचंद पवार के पास घुस के बैठ जाता है, कौन, सांगा। और इधर एक खुशियां बना रहा है, कौन, पृथ्वीराज की अब तो राजा मैं ही बनूंगा, क्योंकि किसका काम खत्म कर चुका था, जयमल। वो गायब ही हो गया, कौन, सांगा। लेकिन वो घुस के बैठा हुआ है कहां, करमचंद पवार क्या। और इधर एक खुश है कि अब तो राजा बनने की बारी क्या है, मेरी। और ये भी दुखी हो रहा है, कौन, रायमल की। इसने ऐसा क्यों किया। अब होता क्या है कि रायमल तब जिंदा था ना, उससे पहले ये भी दुनिया छोड़ के निकल लेता है, कौन, पृथ्वीराज। जैसा कर्म किया वैसा भी इसके साथ हो जाता है। और राजा बनने से पहले किसकी भी मृत्यु हो जाती है, पृथ्वीराज की। और लेकिन ये वाला पृथ्वीराज बहुत फेमस है, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वीराज जो है इतिहास में, ये पृथ्वीराज जो है वो इतिहास में क्या कहलाता है, तो ये मेवाड़ का राजकुमार पृथ्वीराज इतिहास में क्या कहलाता है, उड़ना राजकुमार। और भाई साहब को उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं, हाँ, क्योंकि उस समय हेलीकॉप्टर वगैरह तो थे नहीं, ठीक है। ये उड़ना राजकुमार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि भाई साहब के पास बड़ा ही फेमस क्या था, एक क्या था, एक घोड़ा। देखो ये इतिहास है जिसमें घोड़े, घोड़ी, हाथियों ने भी अपने नाम क्या कर रखे हैं, फेमस कर रखे हैं। पढ़ते पढ़ते अपने को इनसे भी ईर्ष्या हो जाती है कि अपन ने क्या गलती की, ठीक है। तो इनके घोड़े का नाम जो है वो क्या है, तो इनके घोड़े का नाम क्या है, फेमस सांड। और भाई साहब जब भी किसके ऊपर बैठते थे और बड़ा तेज घोड़ा दौड़ाते थे, तो मेवाड़ वालों ने इनका नाम ही क्या रख दिया, उड़ना राजकुमार। और इसके अलावा उड़ना राजकुमार की क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई है, छतरी। और उड़ना राजकुमार की छतरी जो है वो कौन से फोर्ट में बनी हुई है, तो उड़ना राजकुमार की छतरी कौन से फोर्ट में बनी हुई है, कुंभलगढ़ में। लेकिन खैर ये बातें अपने इतनी काम की नहीं है, हमें तो अजमेर से लेके आना है, किसको, सांगा को, जो किसके पास सेफ है अभी, करमचंद पवार के पास। और उसे मेवाड़ का क्या बनाना है, मेन काम तो अपना ये है। और जब पृथ्वीराज भी दुनिया छोड़ के गया ना, तब ये वो टेंशन में आ गए, कौन, और इनको लग रहा है कि मेरा कोई भी वारिस जिंदा नहीं है, लेकिन वो वारिस लेके आएगा, कौन, करमचंद पवार। और रायमल को कहेगा कि भी टेंशन मत लो, तुम्हारा एक लड़का मेरे पास सेफ है, जिसका नाम क्या है, सांगा। तुम इसको मेवाड़ का क्या बनाओ, राजा। तो कुल मिला के फाइनली क्या भी सच हो जाती है, भविष्यवाणी भी क्या हो जाती है, सच हो जाती है। तो इन तीन भाइयों के बीच में लड़ाई का कांड कौन बन जाएगा, ज्योतिषी की भविष्यवाणी। और सांगा भागकर किसके यहाँ शरण लेता है, अजमेर के करमचंद पवार के यहाँ। तो पहले कुछ लिखो, फिर सांगा से आराम से मिलते हैं, लिखना शुरू करो। रायमल, और रायमल के तीनों लड़कों के नाम लिखो। लिखो पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह फर्स्ट। पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह फर्स्ट। पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह फर्स्ट। और संग्राम सिंह फर्स्ट का नाम ही क्या है, क्या नाम है, राणा सांगा, ठीक है। तीनों नाम लिख दिया आप लोगों ने सबने। और इतना सरल प्रश्न भी बन सकता है कि सांगा का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका आंसर आना क्या चाहिए, संग्राम सिंह फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो तीनों भाइयों के बीच, लिखो तीनों भाइयों के बीच विवाद का कारण,
लिखो तीनों भाइयों के बीच विवाद का कारण, तीनों भाइयों के बीच विवाद का कारण, तीनों भाइयों के बीच विवाद का कारण ज्योतिषी की भविष्यवाणी बनती है। तीनों भाइयों के बीच विवाद का कारण ज्योतिषी की भविष्यवाणी बनती है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी बनती है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी बनती है जिसने राजयोग, देखो जिसमें राजयोग सांगा के पक्ष में बताया गया था, जिसमें राजयोग सांगा के पक्ष में बताया गया था। राजयोग यानी राजा बनने का अधिकारी, जिसमें राजयोग सांगा के पक्ष में बताया गया था, जिसमें राजयोग सांगा के पक्ष में बताया गया था। हाँ मुझे पता, मैं भी तो इंसान हूं यार, क्या कर रहा हूं। हाँ मुझे पता तुम्हें नहीं दिख रहा है। हाँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इस मास्टर को पता ही नहीं पड़ता है। हाँ, हमारी लाइट ही चली गई, हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसे मत सोचो यार, मैं भी इंसान ठहरा। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आ जाएगी लाइट, अभी आ जाएगी, व्यवस्था हो रही है आप लोगों की। हाँ, कहानी वानी इतिहास नहीं है। हाँ हाँ हाँ, देखो क्या है कि कुंभा ने उदा को क्यों मारा था। ठीक है, देखो क्या उदा ने कुंभा को क्यों मारा था, बात ठीक है। देखो क्या है कि ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए, ऐसी चीजें क्या है पढ़नी चाहिए। इसका मीनिंग ये नहीं कि मास्टर को नहीं आ रहा इसलिए अपने को एहसास कर रहा। तुम लोग लिखो, ठीक है। देखो नहीं, ये इतिहास है ना, और इतिहास अच्छा चैप्टर है। तुम तो एग्रीकल्चर वाले है, मैं खुद बीएससी किया हुआ आदमी हूँ। ठीक है, मुझे इतिहास इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी साइंस छोड़ के इतिहास पढ़ना पढ़ाना क्या कर दिया, मैंने शुरू कर दिया यार। ठीक है, इतिहास तो वो चैप्टर है। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ना तुम लोग, लेकिन नौकरी लगने के बाद, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम लोग ऑफिस के अंदर बैठे होंगे, ठीक है, वहां ये सब चीजों पे रिसर्च नहीं, ये चीजें वास्तव में ये पढ़नी चाहिए, ये चीजें वास्तव में क्या है पढ़नी। लेकिन अभी अपने को क्या देना है, एग्जाम। एग्जाम तक अपने ये कोई भी चीज काम नहीं आएगी। अब प्रश्न बनेगा कि भी उदा ने कुंभा को क्यों मारा। अब ऐसा बताने के लिए कम से कम हमारो शीट में 2 लाइन की जगह चाहिए। इतनी जगह आती है क्या हमारो शीट में। हमें केवल क्या भरना है, कंपटीशन क्या पे चलता है। कंपटीशन किस पे चलता है, क्या पे, क्यों पे नहीं चलता। क्यों पढ़ना, पढ़ने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन नौकरी लगने के बाद ऐसे है ना, सिलेक्शन का या कंपटीशन का क्या रूल है, एक ही रूल है कि जैसे तुम्हें आता है, एक एग्जांपल से समझ लो तुम लोग। जैसे 4 हाथों वाले देवता किसे कहते हैं, ऐसा पढ़ा तुम लोगों ने कभी, किसे कहते हैं, कल्ला। ये कंपटीशन है यार। 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को क्यों कहते हैं। तुम्हें आता है, मुझे भी आता है, लेकिन पेपर वाला नहीं पूछेगा कि 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को क्यों कहते हैं। क्योंकि वो ऐसा पूछेगा तो उस बेचारे को 2 लाइन छोड़नी पड़ेगी, पहले जयमल को बुलाना पड़ेगा, फिर कल्लाजी को बिठाना पड़ेगा, फिर लड़ाना पड़ेगा। तो इतनी जगह हमारे शीट में मिलता है क्या अपने को, नहीं मिलता। तो नहीं, ये जो तुम अभी आए हो ना, ये बड़ा टेक्निकल पार्ट है। कंपटीशन की तैयारी करना जो है क्या बड़ा टेक्निकल पार्ट है। समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ना है, समझ में आना चाहिए क्या पढ़ना है। तो एक तो अपने दिमाग को क्या पे ही सेट रखो, क्या है कंपटीशन है, क्यों है, पढ़ने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन क्यों है पे अभी पेपर तक टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर दे दो, उसके बाद क्यों है पे फोकस करना क्या करो, शुरू करो। क्योंकि कंपटीशन क्या तक पे ही आता है। तुम देखना कितनी बार हम देखते हैं कि कितनी बार जो नौकरी लग गया ना, उस छोरे को पूछना जाके कि 4 हाथों वाले देवता किसे कहते हैं, वो शान से बताएगा कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। ठीक है, उससे पूछना कि 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को क्यों कहते हैं, वो कहता है यार ये तो मैं भूल गया, शायद मेरे को याद नहीं। उसने कोशिश भी नहीं की थी, उसने उसी टाइम कोशिश भी नहीं की थी, उसका फोकस उसी पे था कि 4 हाथों वाले देवता किसको कहते हैं, उसको याद ही केवल यही करना था, उसको आगे वाला चैप्टर याद करना नहीं था। वो बस वहीं जीत जाता है वहीं पे। तो तुम लोग भी पढ़ना, लेकिन नौकरी लगने के बाद। ठीक है, अभी क्या था अपना, तीनों भाइयों के बीच विवाद का कारण ज्योतिषी की भविष्यवाणी बनती है जिसने राजयोग सांगा के पक्ष में बताया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो, लिखो सांगा पृथ्वीराज से बचकर, लिखो सांगा पृथ्वीराज से बचकर, सांगा पृथ्वीराज से बचकर, सांगा पृथ्वीराज से बचकर
श्रीनगर अजमेर में, सांगा पृथ्वीराज से बचकर श्रीनगर अजमेर में, सांगा पृथ्वीराज से बचकर श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के यहां शरण लेता है। सांगा पृथ्वीराज से बचकर श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के यहां शरण लेता है। करमचंद पवार के यहां शरण लेता है। करमचंद पवार के यहां शरण लेता है। नेक्स्ट लिखो और कोष्टक बना के एक लाइन लिख दो, अपन सांगा से बहुत जल्दी मिलने वाले, ठीक है। ब्रैकेट बना के लिखो। लिखो पृथ्वीराज को इतिहास में, लिखो पृथ्वीराज को इतिहास में, पृथ्वीराज को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार कहा जाता है क्योंकि 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 इनके घोड़े का नाम साहन था। क्योंकि इनके घोड़े का नाम साहन था। क्योंकि इनके घोड़े का नाम साहन था। इनके घोड़े का नाम क्या था? साहन। नेक्स्ट को लिखो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में और ब्रैकेट बंद, ठीक है। वैसे हमें से मतलब है नहीं, लेकिन हाँ कि एक चीज यहाँ पे तुम लोग सीख सकते हो। देखो मेरे कहीं काम नहीं आती है, तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आ सकती है कि इतिहास में घोड़े घोड़ी हाथियों ने भी अपने नाम क्या किए हैं? फेमस किए हैं। और कभी कभी पेपर वाला एक आधा घोड़े घोड़ी हाथी का नाम भी क्या करता है, एग्जाम में पूछ लेता। वो क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे से काम आता है। देखो क्या है कि एक लाइन ऐसी है कि एक वर्ड जो है वो क्या लिखा है? एक वर्ड जो है वो क्या लिखा है? पाके। एक वर्ड जो है वो क्या लिखा है? मैं की। और एक वर्ड जो है वो क्या लिखा है? क्या लिखा है? रामलीला। एक लाइन लिखी है। क्या लाइन लिखी है? गोनी पाके मैं की रामलीला। क्या वर्ड लिखा है? गोनी पाके मैं की रामलीला। ये क्या है? मुझे रियल में इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे काम आ जाएगा। कैसे आएगा उसको यूं समझो कि गो से मीनिंग हमारे लिए क्या हो गया? क्या हो गया? गोगा जी। अब गोगा जी के घोड़ा था या घोड़ी मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी है उनका पहला शब्द कहां से स्टार्ट होगा? नी से। वो पूरा करना तुम्हारा काम है, ठीक है। पास से मीनिंग जो है वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? तो आप लोगों के लिए पास से मीनिंग क्या हो जाएगा? बाबूजी। अब बाबूजी के घोड़ा या घोड़ी जो भी है उसका पहला अक्षर कहां से स्टार्ट है? कैसे? वो पूरा करना तुम्हारा काम है, ठीक है। मैं से मीनिंग क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? म्याजी। अब म्याजी के घोड़ा या घोड़ी जो भी है उसका पहला अक्षर कहां से स्टार्ट है? इस किस है। और राम से मीनिंग क्या हो गया? रामदेव जी। और रामदेव जी के घोड़ा या घोड़ी जो भी है उसका पहला शब्द कहां से स्टार्ट है? इस लीला से स्टार्ट है, ठीक है। अब होता क्या है कि चार लोक देवता हैं, चार उनके घोड़े या घोड़ी के क्या लिखे हैं? नाम। और ये ऐसी चीजें होती है कि जब तक अपन एग्जाम हॉल में पेन नहीं रखते ना तो सब आदमी अपने अपने सही सही घोड़े पर क्या है? सेट है। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर पेपर में किसी एक घोड़े और घोड़ी का नाम पूछ लेता है तो अपना दिमाग कुश्ती करना क्या कर देता है? शुरू कर दिया। फिर अपन करते कुछ भी नहीं, अपन गलत आदमी को गलत घोड़े बैठा के दौड़ा देते हैं वहां पे, ठीक है। तो ऐसा करने से दो चार लोग देवता अपनी सही जगह पर क्या रहते हैं? सेट रखते हैं। केवल याद रखने का तरीका लाल लाइन के ऊपर तुम कहीं लिख दो, ये लाइन तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। गोनी पाके महकी रामलीला। गोनी पाके महकी रामलीला। गोनी पाके महकी रामलीला। गोनी पाके महकी रामलीला। और जिसने लिख लिया है वो लोग हेडिंग डाल देना राणा सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट। अपने काम की बात तो अब चालू हो गई है ना, हेडिंग
डालो, राणा सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट। 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 लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने? ठीक है। अब तो क्या है कि अब हमें एक्चुअल में अब अपने को इनसे काम है। अभी तक तो अपन ने बातें केवल सांगा से जुड़ने तक अपन ने इस चैप्टर को यहां से कनेक्ट किया है, बाकी काम हमें सीधा किस आदमी से ही था, सांगा से। अब सांगा के लिए क्या क्या पढ़ना वो देखो कि पहला काम तो हमारा ये है कि राणा सांगा ही इतिहास में किस नाम से फेमस है। तो किस नाम से फेमस है? संग्राम सिंह। लेकिन कौन से नंबर है? फर्स्ट नंबर। जब ऐसा प्रश्न देगा ना आप लोगों को कि राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था, तो पेपर वाला मास्टर संग्राम सिंह फर्स्ट भी देगा, संग्राम सिंह सेकंड भी देगा। ध्यान रखना संग्राम सिंह कौन से नंबर है? फर्स्ट नंबर। और इनका शासनकाल तो तुम्हें किसी भी हालत में याद होना ही चाहिए। और इनका शासनकाल जो है वो क्या है? 1509 से क्या है? 1528। तुम्हारे सिलेबस में राजवंश के 10 लोग हैं। कितने व्यक्तित्व हैं? 10 में से 9 राजा हैं। दुर्गादास राजा नहीं है। जो 9 ही राजा तुम्हारे सिलेबस में है, 9 के 9 शासनकाल तुम लोगों को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। जैसे कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468, तो वैसे ही सांगा का शासनकाल 1509 से 1528। और बहुत भारी भरकम आदमी है। कौन? सांगा। अब सांगा के लिए क्या है वो देखो कि जब ये टेंशन में थे, कौन कौन टेंशन में थे? रायमल। अब रायमल कौन है? सांगा के पिताजी। तो पहला प्रश्न तो इतना सीधा बनता है कि ये किनके उत्तराधिकारी बने। तो आप बताओगे कि रायमल के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? सांगा। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछ लूं कि कुंभा किनके उत्तराधिकारी बने, तो मुझे बता दोगे यार कि कुंभा किनके उत्तराधिकारी बनते हैं? मोकल के। तो वैसे ही सांगा किनके उत्तराधिकारी बने हैं? रायमल के उत्तराधिकारी बने। अब यहाँ पे काम की बात क्या है वो देखो कि सांगा जो कुछ भी था किस आदमी की बदौलत, कि सांगा जो भी है वो किस आदमी की बदौलत है? करमचंद। और करमचंद पवार ने ही सांगा को मेवाड़ की गद्दी तक पहुंचाया। यानी कहां तक पहुंचाया? चित्तौड़। तो करमचंद पवार ने ही सांगा का ध्यान रखा था, तो इसलिए करमचंद पवार जो है सांगा के इतिहास के प्रारंभिक क्या कहलाते हैं? और करमचंद पवार को राणा सांगा ने क्या दी? एक उपाधि। और करमचंद पवार ने राणा सांगा को कौन सी उपाधि दी थी? तो सांगा ने करमचंद पवार को कौन सी उपाधि दी थी? रावत की उपाधि। तो राणा सांगा के प्रारंभिक संरक्षक कौन थे? करमचंद पवार। और सांगा जिंदा है ये सूचना भी रायमल को देने वाले व्यक्ति कौन थे? करमचंद पवार थे। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि सांगा कुल मिला के मेवाड़ पहुंच चुके हैं। रायमल ने सत्ता दे दी है, रायमल ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब हमें सांगा का क्या करवा लेना है? क्या करवाएंगे? राज्याभिषेक। तो पहला काम तो हमारा यह है कि सांगा का राज्याभिषेक कब होता है? मई 1509। और मई 1509 के अंदर राणा सांगा का राज्याभिषेक कहां होता है? तो मई 1509 में सांगा का राज्याभिषेक कहां होता है? चित्तौड़ होता है। तो पहला प्रश्न तो बना कि सांगा का शासनकाल कब से कब तक का था? 1509 से 1528। दूसरा प्रश्न बना कि सांगा किनके उत्तराधिकारी बने? रायमल के। तीसरा प्रश्न बना कि सांगा के प्रारंभिक संरक्षक कौन थे? करमचंद पवार। और सांगा ने किसे रावत की उपाधि प्रदान की थी? करमचंद पवार। चौथा प्रश्न बना कि सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? मई 1509। और कहां होता है? तो ये तो लिखो, फिर कुछ बड़ी बातें सीखता है। हेडिंग डालो, राणा सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट। शासनकाल लिखो 1509 से 1528। 1509 से 1528। 1509 से 1528 लिखो सांगा रायमल के उत्तराधिकारी बने। लिखो सांगा रायमल के उत्तराधिकारी बने। सांगा रायमल के उत्तराधिकारी बने। अभी ये 1509 है, अभी 1505 नहीं। ये पेन का थोड़ा बहुत पतला वाला पेन है यार, ये कल चेंज करवाएंगे आपके इसके नाम। मैं इसको प्रॉपर नहीं पकड़ पाता हूं इसको। 1509 से 1528। ठीक है, लिखो सांगा रायमल के उत्तराधिकारी थे। लिखो सांगा रायमल के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट लिखो सांगा के प्रारंभिक संरक्षक। लिखो सांगा के प्रारंभिक संरक्षक।
करमचंद पवार थे। सांगा के प्रारंभिक संरक्षक करमचंद पवार थे। सांगा के प्रारंभिक संरक्षक करमचंद पवार थे। करमचंद पवार थे। करमचंद पवार थे, जिसे सांगा ने रावत की उपाधि दी थी। करमचंद पवार थे, जिसे सांगा ने रावत की उपाधि दी थी। जिसे सांगा ने रावत की उपाधि दी थी। सांगा ने रावत की उपाधि दी थी। नेक्स्ट लिखो। लिखो सांगा का राज्याभिषेक। सांगा का राज्याभिषेक मई 1509 चित्तौड़। लिखो सांगा का राज्याभिषेक मई 1509 चित्तौड़। सांगा का राज्याभिषेक मई 1509 चित्तौड़। मई 1509 चित्तौड़। आप लोग कंप्लीट सब यहां तक बड़े यहां से आगे। अब यहां से प्रश्न बनते हैं। इतने सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि इस तरह से ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन जो है वो पेपर वाला क्या देता है, हुमायूं। एक ऑप्शन जो है वो क्या देता है, बाबर। एक ऑप्शन जो है वो पेपर वाला मास्टर क्या देता है, इब्राहिम लोदी। और मान लो पेपर वाला एक ऑप्शन क्या देता है, सिंपल सा क्या देता है, सिकंदर लोदी। चार ऑप्शन है। पहला क्या है, हुमायूं। एक क्या है, बाबर। एक है सिकंदर लोदी। और एक क्या है। और इतना सीधा प्रश्न आता है कि जब हमारे राणा सांगा का क्या हुआ था, तो बताओ सांगा के राज्याभिषेक के समय निम्न में से दिल्ली शासक कौन था। प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि जब राणा सांगा का क्या हुआ था, राज्याभिषेक। और जब राणा सांगा का राज्याभिषेक होता है तो बताओ निम्न में से दिल्ली शासक कौन था। एक ऑप्शन क्या आता है, हुमायूं। एक ऑप्शन क्या आता है, बाबर। एक क्या आता है, सिकंदर लोदी। एक ऑप्शन क्या आता है, इब्राहिम लोदी। और मान लो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो तुम लोग किस पे गोला भर के आओगे, बाबर पे भरोगे, इब्राहिम लोदी पे है? हाँ, मैं तो मेरा काम बताऊंगा तो मैं ही मैं है। हाँ देखो क्या है कि जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ ना, तो सांगा का राज्याभिषेक जो है वो कब होता है, 1509 में। अब वो पूछ रहा है कि सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो सांगा के राज्याभिषेक के समय ना तो दिल्ली का राजा कौन है, ना सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का राजा कौन है। उस समय 1509 सेम टाइम दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, सिकंदर लोदी बैठा हुआ है। ठीक है। अब है क्या कि यहाँ पे तीन प्रश्न बन रहे हैं। कैसे कि राणा सांगा के राज्याभिषेक के समकालीन शासक। यहाँ पे तीन कंडीशन पेपर वाला तीनों ही एग्जाम में पूछ चुका है कि राणा सांगा के समकालीन कौन कौन से राजा रहे, उसके राज्याभिषेक के समकालीन। अब है क्या सीन वो देखो कि जब 1509 में सांगा का क्या हो रहा था, राज्याभिषेक, तो 1509 सेम टाइम दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, जब इधर राज्याभिषेक का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा एक कंडीशन कहां का भी याद रखोगे, कहां का भी याद रखोगे, गुजरात का, कि जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय गुजरात का राजा कौन है। इसके अलावा ऐसा एक कंडीशन जो है वो कहां का भी याद रखोगे, तो कहां का भी याद रखोगे, मालवा का, कि जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय मालवा का राजा कौन था। तो सांगा के राज्याभिषेक के समय, मतलब वो 1509 की कंडीशन पूछ रहा है कि इधर हमारे सांगा के राज्याभिषेक का प्रोग्राम चल रहा चित्तौड़ में, सेम टाइम दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ। तो आप बताओगे कि सेम टाइम दिल्ली की गद्दी पर कौन सा राजा बैठा हुआ था, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, सिकंदर लोदी। और सांगा और सिकंदर लोदी का जो है वो किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है। सांगा का किसी प्रकार का लड़ी झगड़ा जो है वो सिकंदर लोदी से नहीं होता। ठीक है। एक कंडीशन किससे भी मिलना है, गुजरात से, कि जब इधर हमारा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो इस समय गुजरात का शासक कौन था। तो आप आदमी का नाम क्या बताओगे, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, महमूद बेगड़ा। और इधर कहां का कंडीशन, ये मालवा को किसी और नाम से भी जानते हो क्या। हाँ, कि मालवा, वो पेपर वाला जनरली ये मालवा कम लिखता है, क्या वर्ड लिखता है। और उस समय मालवा या मांडू का राजा कौन है, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, नासिर शाह। या कहीं कहीं ये नासिर शाह भी किस नाम से लिखा जाता है, किस नाम से लिखा जाता है, नसरुद्दीन शाह के नाम से। ये एक ही बंदे का नाम है। तो 1509 जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो सेम टाइम दिल्ली की गद्दी पे कौन है, इसका सांगा का कोई मैटर नहीं है। जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो गुजरात का राजा कौन है,
महमूद बेगड़ा 1509 में गुजरात पे ये बैठा हुआ था, इसका भी हमारे सांगा से कोई किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है। और जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ 1509 में, तो मालवा का राजा कौन है? नासिर शाह, और नासिर शाह और सांगा का भी कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन जो इनके उत्तराधिकारी बने, जो इन लोगों के क्या बने, वो 1509-10 बाद में चेंज हुए, और जो लोग इनके उत्तराधिकारी बने उनसे हमारा जरूर लफड़ा होगा। और वो लोग हमारे मेवाड़ पे क्या बन गए, क्या बन गए? आक्रमणकारी। अब जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली का राजा कौन है? तो सिकंदर लोधी और सांगा का कोई मैटर नहीं है, लेकिन सिकंदर लोधी का जो उत्तराधिकारी आया कौन, ये जरूर कुश्ती करेगा हमारे किस आदमी से? किससे कुश्ती करने वाला है? सांगा से। हम इसको कूटने भी वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा गुजरात का राजा राज्याभिषेक के समय कौन था? महमूद बेगड़ा। सांगा का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी आएगा वो हमारे जरूर उलझेगा। किस आदमी से? सांगा से। और जो गुजरात पे इसके बाद जो आदमी आया, उस आदमी का नाम ऐसा है, और उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह भी कौन सा नंबर? तो हम लोग किससे भी उलझेंगे? मुजफ्फर शाह सेकंड। और जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ 1509, मालवा की गद्दी पे कौन है? नासिर शाह। तो सांगा नासिर शाह का कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा, और उस उत्तराधिकारी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? महमूद खिलजी। अब मुझे बताओ कि मैं महमूद खिलजी फर्स्ट लिखूं कि सेकंड लिखूं? तो मैं महमूद खिलजी क्या लिखूं? सेकंड लिखूं, क्योंकि महमूद खिलजी फर्स्ट से तुम पहले भी खेल चुके हो। खेले कि नहीं खेले? खेले, क्योंकि महमूद खिलजी फर्स्ट को कौन कूटता है? कुंभा। कितनी जगह पे? दो जगह। एक तो सारंगपुर में, कब? 1437 में। और बदनौर में, कब? 1457। तो 1437 और 1457। और उस महमूद खिलजी फर्स्ट को पीटने वाले हमारे राजा कौन है? कुंभा। अभी हम किसको पीटेंगे? महमूद खिलजी सेकंड को। और इसको कूटने वाले कौन होंगे? सांगा। और ध्यान रखना कि ये चीजें एग्जाम हॉल में डाइवर्ट होती है कि कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में किसको हराया, या सांगा किसको हराता है। तो पेपर वाला मास्टर इतना शाना आदमी होता है, वो महमूद खिलजी फर्स्ट भी लिखता है और महमूद खिलजी क्या भी लिखता है? सेकंड। तो कुंभा के साथ कौन सेट है? महमूद खिलजी फर्स्ट। और सांगा के साथ कौन सेट है? और प्रश्न यही बन जाता है कि सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का राजा कौन था? तो कौन बताओगे? क्योंकि हमारे दिमाग में आता है सांगा से लड़ाई करने वाला या तो इब्राहिम लोधी या फिर बाबर है, तो सिकंदर लोधी तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये राज्याभिषेक की कंडीशन है कि 1509 दिल्ली की गद्दी पे कौन सा आदमी बैठा हुआ था? सिकंदर लोधी। ये तीनों तीन प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो लिखो, देखें, लिखो सांगा के राज्याभिषेक के समकालीन शासक। 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 लिखो दिल्ली। दिल्ली पे कौन बैठा हुआ है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। लेकिन सिकंदर लोधी से कोई लड़ी झगड़ा नहीं है हमारा, लेकिन जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा ना, तो एक साइड में एक कॉलम और बनाना, कौन सा? आक्रमणकारी का। हम कुश्ती इन लोगों से करने वाले अभी, है ना। और आक्रमणकारी कौन बनेगा? इब्राहिम लोधी। ठीक है। फिर आप लोग लिखोगे गुजरात। गुजरात का आदमी कौन है? महमूद बेगड़ा। ठीक है। अब जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। लेकिन सांगा और गुजरात के महमूद बेगड़ा का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो उस बेगड़ा का उत्तराधिकारी बनेगा उससे जरूर हमारा मैटर होगा। और मैटर किससे होगा हमारा? मुजफ्फर शाह। लेकिन कौन सा नंबर? सेकंड नंबर, है ना। फिर लिखो मालवा। और मालवा का राजा कौन था? नासिर शाह। या नासिर शाह कभी कभी किस नाम से भी आ जाता है? नसरुद्दीन शाह। ये एक ही बंदे का नाम है ना, नासिर शाह या नसरुद्दीन शाह। अब जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तो मालवा की गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? नासिर शाह। लेकिन हमारा इससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लड़ाई झगड़ा इसके उत्तराधिकारी से होगा। और जो इसका उत्तराधिकारी बन के आता है कौन? महमूद खिलजी। लेकिन कौन सा नंबर? हाँ, हम महमूद खिलजी सेकंड से जरूर खेलने वाले हैं ना।
आप लोग सब कंप्लीट है यहां तक? बड़े यहां से आगे अभी अपन सबने लिख दिया ना? ठीक है। तो अब यहां से आगे क्या है वो देखो कि अब सांगा को अपन याद रखते हैं कि जैसे सांगा के शरीर पे कितने घाव थे? 80 घाव। तो एक तो ये आइडिया लगता है कि सांगा जोरदार नहीं, बहुत जोरदार वाले क्या थे? फाइटर थे, यानी क्या थे? योद्धा। और सांगा ने इतिहास में कुश्तियां खूब लड़ी है। तो एक हेडिंग डालो, सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध। हेडिंग डालो, सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध। सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध। सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक है, तो एक एक करके बात शुरू करें अपना। तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि सांगा और सांगा जो है अपने जीवन में 5 बड़े युद्ध लड़ने वाले। कितने बड़े युद्ध? 5 बड़े युद्ध। ठीक है, अब 5 बड़े युद्धों में क्या क्या सीन है वो देखो कि सांगा जो है वो पहला बड़ा युद्ध जो है वो ऐसा लड़ने वाला है। और उस युद्ध का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो उस युद्ध का नाम तुम्हें क्या बताना है? खातोली का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या बताओगे? खातोली का युद्ध। तो पहला काम तो तुम्हारा ये हो गया कि खातोली का मैच कब हुआ है? 1517 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा ये है कि यूं कहा जाता है कि ये जगह कहाँ है और कितने इतिहासकार इसको कहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, ये आपस में इनका ही मामला है। ठीक है, तो अपने को भी ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो टेबल को हिला रहे हो क्या बार बार तुम लोग? नहीं, आवाज तो है। ठीक है, तो खातोली जो है एग्जैक्ट गांव जो है वो कहाँ है? कोटा के अंदर। तो कितनी जगह इसका कोटा भी लिखा है तो कितनी जगह इसका क्या भी लिखा आता है? बूंदी में। लेकिन अपने को नहीं सोचना। तुम क्यों सोचोगे इतना सरल प्रश्न आ जाएगा कि खातोली का मैदान कहाँ है? नहीं आएगा यार, एग्जाम में तो आएगा, जो अपने को नहीं आएगा शायद सी बात है। ठीक है, तो खातुल का युद्ध हुआ है और खातुल का युद्ध जो है वो कब होता है? 1517। पहला काम कि ये युद्ध जो है वो किन दो राज्यों के बीच में हुआ? तो आप बताओगे कि ये युद्ध जो है वो किन दो राज्यों के बीच में हुआ? मेवाड़ और किसके बीच में हुआ है? दिल्ली के बीच में। और मेवाड़ और दिल्ली वालों के बीच में 1517 में कौन सा मैच हो रहा है? खातोली का युद्ध हो रहा है। तो पहला काम तो हमारा ये हो जाता है कि हम सब लोग किसकी टीम में खेलेंगे? किसकी टीम में खेलेंगे? सांगा की टीम में खेलेंगे। और हमारा मैच कहाँ के लोगों से हो रहा है? दिल्ली के लोगों से। और दिल्ली के लोगों से अगर हमारा मैच हो रहा है तो हम किससे खेलेंगे? तो दिल्ली के लोगों से अगर हमारा मैच हो रहा है तो हम किससे खेलने वाले हैं? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो है वो कहाँ का राजा है? तो इब्राहिम लोधी जो है वो कहाँ का राजा है? अब युद्ध का नाम है खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? और खातोली का युद्ध जो है वो कब हो रहा है? 1517। अब खातोली का मैदान कहाँ है? कोटा में या बूंदी में? और मान लो बूंदी में है तो फिर बूंदी किसका है? राजस्थान सरकार का। अरे इस समय तो अपना है ना यार बूंदी। अपना मतलब किनका? मेवाड़ वालों का। किनका है? मेवाड़ वालों का। यानी अपन ने लिखा भी था कि कुंभा से लेकर राणा सांगा तक। इतिहास में लॉजिक यही देता है कि खातोली गांव तो कोटा में आता है, लेकिन ये युद्ध का मैदान जो है किस सीमा में आ रहा है मैं भी देखने नहीं गया। लेकिन दोनों जगह दोनों चीजें लिखती हैं। अपने को नहीं उलझना, अपने को ये भी नहीं सोचना कि इतना सरल प्रश्न भी आता है क्या, आएगा ही नहीं, क्यों अपन उलझे उसमें। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इस युद्ध में होने वाला क्या है। तो इस युद्ध के अंदर जीतेगा हमारा आदमी। कौन? सांगा। और सांगा ने किसको पराजित कर दिया? तो सांगा ने किसको पराजित कर दिया? इब्राहिम लोधी। यानी खातोले के युद्ध में सांगा ने दिल्ली के किस बड़े आदमी को पराजित कर दिया? इब्राहिम लोधी को। लेकिन वो मानेगा नहीं। कौन? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को लगता है कि मैं कहाँ का राजा हूँ? दिल्ली का। दिल्ली वाले क्या समझते हैं कि हम दिल्ली के राजा मतलब पूरे भारत के राजा हैं और इतना छोटा सा राज्य हमें पराजित नहीं कर सकता। वापस अगले साल वापस खेलने आएगा। कौन? इब्राहिम लोधी। और इस बार कहाँ खेलने आएगा? तो इस बार जो है कहाँ खेलने आएगा? बाड़ी। और बाड़ी का मैदान जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है? धौलपुर। तो यहाँ पे जो एक लड़ाई झगड़ा होगा उसे इतिहास में क्या कहोगे? बाड़ी का युद्ध। और ये बाड़ी का युद्ध जो है वो कब होने वाला है? 1518। खेलने वाले दोनों राज्य सेम है। कौन? मेवाड़। और कौन है? दिल्ली। हमें वापस किसकी टीम में ही खेलना है और हमारा मैच वापस किसकी टीम से है? इब्राहिम लोधी से। लेकिन अब यहाँ पे लफड़ा ये है कि इस सेकंड युद्ध में इब्राहिम लोधी खुद लड़ने नहीं आता। बड़ा आदमी कहीं बिजी होगा और कहीं खेलने जाना होगा उसको। ठीक है, तो इस बार इब्राहिम लोधी ने इस सांगा से लड़ने के लिए अपने दो बड़े क्या भेजे? सेनापति। उनके साथ बड़ी सी फौज भेजी। और जो दो सेनापति आए थे उनमें से एक सेनापति का नाम तो ऐसा ही था। और उस सेनापति का नाम क्या बताओगे? मियां हुसैन। और जिनमें से एक सेनापति का नाम ऐसे ही था, मैंने नहीं रखा।
और एक सेनापति का नाम जो था क्या बताओगे, मियां मक्खन। या ये मियां मक्खन जो है वो किस नाम से भी लिखा जाता है, तो ये इसे किस नाम से भी लिखते हैं, मियां माखन के नाम से। तो मियां माखन बोलो चाहे मियां मक्खन, ये एक ही आदमी के नाम है। और मियां हुसैन और मियां मक्खन जो है वो किसके सेनापति है, इब्राहिम लोदी। और ये दोनों सेनापति बड़ी फौज लेके किससे खेलने आ गए, सांगा। लेकिन फिर भी सांगा ने इस युद्ध में दिल्ली की सेनाओं को क्या कर दिया, पराजित। यानी इन दोनों युद्धों में हमारे कौन से आदमी जीते, सांगा। खातोली के युद्ध में भी और किसके युद्ध में भी, बाड़ी के युद्ध में भी। खातोली के युद्ध में तो खुद ही लड़ने आता है कौन, इब्राहिम लोदी। और इस बाड़ी के युद्ध में अपने दो सेनापतियों को भेजा, जिनमें से एक का नाम क्या था, मियां हुसैन, और एक का नाम क्या था, मियां मक्खन। और जब दोनों युद्धों में दिल्ली वाले हार गए ना, तो दिल्ली वालों को आइडिया लग गया कि छोटा मोटा आदमी नहीं है, कौन, बहुत भारी आदमी है, अब इससे उलझने का नहीं। और फिर दिल्ली वाले कहते हैं कि वाह चलो ठीक है, अपन अब नहीं लड़ेंगे। और दोनों राज्यों के बीच में क्या हो गई, दोनों राज्यों के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। और संधि में इन्होंने कहा कि एक गांव को मेवाड़ राज्य की क्या मान लेंगे, भाई ये लड़ किसके ले रहे हैं, सीमा के लिए लड़ रहे हैं, सीधी सी बात है। और एक गांव ऐसा है, और इस जगह का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, तो उस जगह का नाम क्या बताना है, पीलिया खार। किसका नाम बताना है, पीलिया खार। अब पीलिया खार नाम जो जगह है वो मेवाड़ राज्य की क्या मान ली गई, सीमा मान ली गई। जैसे तुमने एक बात पहले भी टेली की थी, जब आवल बावल की संधि हुई थी, कौन सी संधि, तो कौन से गांव को, सोजत को। तो इधर सेम टू सेम कंडीशन है, कौन से गांव को सीमा नियत कर दी। लेकिन हमें ये ढूंढना है कि ये पीलिया खार नाम का जगह है किधर। तो ये पीलिया खार नाम का जगह ठेठ कहाँ है, आगरा। और आगरा ठेठ कहाँ आता है, यानी यहां से ये आइडिया लगता है कि राणा सांगा के जमाने में मेवाड़ की सीमाएं ठेठ कहां तक लग रही है, कहां तक लग रही है, आगरा तक। तो यहाँ पे एग्जाम में आने लायक यही बड़ा वर्ड हमारे पास है कि जब बाड़ी के युद्ध में दिल्ली की सेनाएं हारी, फिर दोनों राज्यों के बीच में संधि हुई, और किस जगह को इन्होंने नियत कर दी गई, तो वो जगह तुम्हारे लिए कौन सा जगह है, पीलिया खा। और दोनों युद्धों में हम कहाँ के आदमी को पराजित कर देते हैं, दिल्ली के आदमी को। तो लिखो, देखें, फर्स्ट लिखो खातोली का युद्ध, फर्स्ट लिखो खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध 1517, खातोली का युद्ध 1517, खातोली का युद्ध 1517। और लिखो, लिखो इस युद्ध में सांगा ने, इस युद्ध में सांगा ने दिल्ली शासक, इस युद्ध में सांगा ने दिल्ली शासक, इस युद्ध में सांगा ने दिल्ली शासक, दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो बाड़ी का युद्ध 1518, बाड़ी धौलपुर में है ना, लिखो, लिखो बाड़ी का युद्ध 1518, बाड़ी का युद्ध 1518। बाड़ी का मैदान किधर है, धौलपुर में है ना, लिखो बाड़ी का युद्ध 1518, 1518। और लिखो, लिखो इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनापति, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनापति, इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां हुसैन, इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां हुसैन व मियां मक्खन, वो नाम ऐसे ही है उसका, उसको कहीं कहीं मियां माखन भी लिखता है ना, लिखो। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां हुसैन व मियां मक्खन को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां हुसैन व मियां मक्खन को पराजित किया था, मियां हुसैन व मियां मक्खन को पराजित किया था। ठीक है, लास्ट लाइन लिख लो, लिखो इस युद्ध के बाद, लिखो इस युद्ध के बाद दोनों राज्यों के बीच, इस युद्ध के बाद दोनों राज्यों के बीच संधि हुई थी,
इस युद्ध के बाद दोनों राज्यों के बीच में संधि हुई थी। इस युद्ध के बाद दोनों राज्यों के बीच में संधि हुई थी। दोनों राज्यों के बीच में संधि हुई थी। वह इस संधि में, दोनों राज्यों के बीच संधि हुई थी। वह इस संधि में पीलिया खार नामक स्थान को, वह इस संधि में पीलिया खार नामक स्थान को, पीलिया खार नामक स्थान को मेवाड़ राज्य की सीमा मान लिया गया था। पीलिया खार नामक स्थान को मेवाड़ राज्य की सीमा मान लिया गया था। अब ये जगह ठेठ कहां था? आगरा, उत्तर प्रदेश। पीलिया खार नामक स्थान को मेवाड़ राज्य की सीमा माना गया था। मेवाड़ राज्य की सीमा माना गया था। पीलिया खार नामक स्थान को मेवाड़ राज्य की सीमा माना गया था। आप लोग सब कंप्लीट है यहां तक, बाकी बात कल कर लेते हैं।